पाकिस्तान में अभी तक मिलिट्री को चुनौती देने वाली कोई पार्टी खड़ी नहीं हुई। इमरान खान की पार्टी ने पहली बार मिलिट्री को चुनौती दिया, उनके हेडक्वार्टर तक पर नारा लगा के गए हैं। तो एक वार तो उनके साथ उनका है, लेकिन इस समय जो मुझे दिखाई दे रहा है कि उनका तो भय है, जो इन्होंने कहा उसको मैं रिपीट है, लेकिन दूसरी ओर इमरान खान के पार्टी का भी मानना है कि हमको अगर अपने को राजनीति में जिंदा रखना है तो उनकी पार्टी को लगता है कि यही सबसे बड़ा इशू है, इसलिए मिलने भी अगर जाओ तो चुपचाप से नहीं जाना है, सबको लेकर इस प्रकार से जाओ कि वहां थोड़ा विरोध हो, फिर चर्चा हो, हमको मुद्दा बने। तो ये पॉलिटिक्स भी इसके पीछे हो रही है। अभी तक ये है कि वाटर कैनन छेड़ दिया, हम लोग आंदोलन के रहे हैं, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोला, लाठी तक, तो अब तो लाठी नहीं चली है। तो इसीलिए इमरान खान की पार्टी भी उसी रणनीति से चल रही है। और शहबाज शरीफ के परिवार में नवाज शरीफ ने जो बयान दिया था कि केवल इमरान खान से काम नहीं चलेगा, वाजवा ने भी हमारे साथ किया है, तो ऐसा लगता है कि मुनीर को भी जो शहबाज शरीफ के साथ उनका कुछ सीक्रेट डील हुआ होगा, उसमें यह हुआ कि किसी भी प्रकार से इमरान खान को हीरो और पनपने नहीं देना है आपको पॉलिटिक्स की दृष्टि से। तो दोनों तरफ से ये चीजें चल रही हैं। लेकिन अभी तक जो मुझे इस बात पर थोड़ा सा निराशा हो रही है कि हालांकि विनोद जी ने कहा है कि अभी तक कहीं जनता दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पर इमरान खान के समर्थक में खड़ा होकर सामने नहीं आई है। तबकि लगभग हर हफ्ते एजिटेशन हो रहा है। ये एक वहां के लिए, इमरान खान के लिए थोड़ी चिंता का विषय अवश्य होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी पाकिस्तान में अब मुनीर खान मार्शल बन चुके हैं, दुनिया में अब वो सरकार की जगह शस्त्र के सौदा करने खुद जाते हैं। इस समय के साथ लंच लेते हैं। नहीं, इस समय आसिम मुनीर जो है ना, ये दुनिया के एक मिलिट्री खलीफा के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहे हैं कि हमारे जो जैसे वो लीबिया में गए तो उन्होंने कहा कि हमारा जो अस्त्र है वो सभी इस्लामी देशों के लिए है। दुनिया में इतने इस्लामी देश नष्ट हो गए, आप हमसे अस्त्र खरीदो और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अपने ही देश में उसका डर क्या है, अपने ही देश में उसको क्या डर सता रहा है, क्या चिंताएं, वो तो ये बार बार समझ में आता है कि इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता और लगभग हर हफ्ते इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, जहां अचानक तनाव बढ़ गया है। सऊदी अरब ने यमन के मुकाला पोर्ट पर हथियारों के जखीरे पर बम गिराए हैं। यह हथियार संयुक्त अरब अमीरात ने यमन के अलगाववादी संगठन साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के लिए भेजे थे। इसके बाद सऊदी अरब ने पहले तो यूएई को चेतावनी दी, फिर मुकाला पोर्ट पहुंचे हथियारों को बम गिराकर बर्बाद कर दिया। सऊदी अरब के इस एक्शन के बाद यूएई ने इलाके में शांति और संयम की अपील की है। साथ ही यमन से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। हम आपको ये बता दें कि यमन के बड़े हिस्से पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है, जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल होता है। अब मिडिल ईस्ट में क्या टेंशन और बढ़ने वाली है, ये जो बमबारी की गई है इसका नतीजा अब क्या होने वाला है, ये अब तमाम बड़े सवाल हैं। सऊदी, यूएई और ईरान, ये जो तीनों इस्लामिक मुल्क हैं, ये अब आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। मुकाला पोर्ट पर बमबारी की गई है और इसका नतीजा अब क्या होगा? क्या ये जो टेंशन है मिडिल ईस्ट में, विनोद जी, बढ़ने वाली है इन तीनों देशों के आमने सामने आने के बाद? देखिए, मिडिल ईस्ट की कोई नीति ऐसी है कि सदियों से वहाँ जो है लड़ाई झगड़ा तनाव चल रहा है और कुछ समय के लिए थोड़ी शांति होती है, लेकिन फिर शुरू हो जाता है। अब याद कीजिए, इराक ईरान 10 साल तक लड़ते रहे एक दूसरे से। इजराइल की समस्या वो है ही लगातार। मिस्र में भी जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, और वहाँ अब ये सऊदी अरब जो थोड़ा सा अपेक्षाकृत माना जाता था कि वो थोड़ा शांत, और खासकर नए MBS के आने के बाद वहाँ थोड़ा प्रगतिशीलता की हवा भी चल रही थी, अब वो भी कूद पड़ा उसमें युद्ध में। ईरान के साथ उसका सऊदी अरब का पुराना झगड़ा है, कुछ समय के लिए एक वो कराया गया जरूर। और जिस तरह हूती विद्रोहियों को ईरान की मदद मिल रही है, तो सऊदी अरब इसको मानता है अपने क्षेत्र के लिए पूरा खतरा। उनको लगता है, एक शिया सुन्नी का भी उनका ऐतिहासिक संघर्ष है, उनको लगता है कि ये जो है, दूसरा क्या है, सऊदी अरब के संबंध अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, ईरान के उतने ही खराब है। तो बहुत कुछ चीज़ें इस तरह से हैं वहाँ पर। कतर जो है वो पूरी तरह से अमेरिका का बेस है वहाँ पर। तो बहुत चीज़ें उलझी हुई हैं वहाँ की कि कौन कहाँ बम डाल रहा है, कौन किस पे हो। लेकिन ये जरूर है कि दुनिया का अगर सबसे अशांत क्षेत्र कोई है तो मिडिल ईस्ट है, और आज से नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि इतिहास में जाए तो भी जो है वो तब से है कि लगातार, पता नहीं क्या उस क्षेत्र की नियति है। मतलब शरद यादव जी जो थे, जो हमारे नेता थे बड़े अच्छे, हम लोग सबके, वो कहा करते थे, अवधेश जी आप भी उनके मित्र हैं, वो कहते थे कि हिंदुस्तान ने द्वारिका से लेके यरूशलेम तक सारे भगवान यहीं पैदा हुए, समझे। और पैगंबर, भगवान जो है,
लेकिन सबसे ज्यादा अशांति इसी क्षेत्र में है। अब देखिए, तो ये मतलब ऐसे तो मैं लाइटर नोट में कह रहा हूं इस बात को, लेकिन गंभीर बात है ये, क्योंकि और वो तेल का क्षेत्र है पूरा। तो तेल पे कब्जे की लड़ाई, इराक बुरी तरह बर्बाद हो गया। कुछ समय के लिए मिडिल ईस्ट में एक थोड़ा सा स्थिरता आई थी, जब हालांकि तानाशाही व्यवस्था थी, जब इराक में सद्दाम हुसैन थे, लीबिया में गद्दाफी थे, सीरिया में बशर अल-असद थे, तो कुछ समय तक एक स्टेबिलिटी सी आई थी और इन तमाम सारी जो आतंकवादी तंजीमें हैं इन पर भी लगाम लगी थी, लेकिन वो सब तानाशाही रिजीमें थी, लोकतंत्र के नाम पर उनको खत्म कर दिया गया। कुल मिलाकर एक बार फिर से इस इलाके में अशांति का माहौल है, कुल मिलाकर एक बार फिर से यहाँ टेंशन बढ़ गई।